हेलो नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल पा रही होगी। तो ज्वालामुखी की अपनी सेकंड क्लास है, ये क्लास हम पहले कर चुके हैं। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो उपयोगी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया है। यानी कि हमने ज्वालामुखियों के प्रकार पढ़े हैं उद्गार के आधार पर, और उद्गार के आधार पर देखा था, और एक उद्गार की सीमा के समय के आधार पर देखा था। देखो उद्गार के आधार पर तो देखा था हमने तीन प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, और मृत ज्वालामुखी, और तीसरा है सुषुप्त। ये तो है उद्गार के आधार पर। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी वो है जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, यानी हर समय उद्गार होता रहता है, चीज़ें बाहर निकलती रहती हैं। दूसरा है मृत ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी है जिसमें कभी उद्गार हुआ था, कभी उद्गार हुआ था लेकिन वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है, और ना ही उद्गार होने की कोई संभावना है। ना तो कभी उद्गार, ना तो इसमें होने की संभावना है, ना वर्तमान में हो रहा है, वो हो जाता है आपका मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें से उद्गार हुआ है और आगे होने की संभावना है, और एक लंबे समय के बाद उद्गार होता रहता है। ठीक है, तीनों हो गए। सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें उद्गार पहले कभी हुआ था और एक लंबे समय के बाद उद्गार होता रहता है और आगे भी होने की संभावना है, वो कहलाते हैं आपके सुषुप्त ज्वालामुखी। तीनों प्रकार के हो गए, ये तो हो गए आपके उद्गार के आधार पर। दूसरा है उद्गार की तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी, देखो पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, या हवाईयन भी बोलते हैं इनको, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा है वोल्केनियन तुल्य, ज्वालामुखी। चौथा है वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, और इसी को कहते हैं अपन प्लिनियन तुल्य। और पांचवा है आपका पीलियन तुल्य। दोनों अलग अलग नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। वेसुवियस को कहते हैं प्लिनियन और पांचवा है पीलियन। ये है उद्गार की तीव्रता के आधार पर। तो हवाईयन तुल्य जो ज्वालामुखी है इसमें सबसे कम तीव्रता से उद्गार होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे से पदार्थ निकलता है नीचे से, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और सिलिका की मात्रा यदि कम होती है तो पतला पदार्थ निकलता है। ठीक है, और पतला पदार्थ जब निकलता है तो उसमें तीव्रता इतनी नहीं होती है। तो हो गया हवाई तुल्य। हवाई तुल्य के बाद हम जैसे जैसे नीचे आएंगे इनमें तीव्रता बढ़ती जाएगी। हवाई तुल्य के बाद हवाई तुल्य सबसे कम तीव्र है, उसके बाद स्ट्राम्बोली उसके उससे ज़्यादा तीव्र है, वोल्केनियन स्ट्राम्बोली से भी ज़्यादा है, और विसुवियस वोल्केनियन से भी ज़्यादा है, और सर्वाधिक है आपका पीलियन तुल्य। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर, यानी कि देखो ये वेसुवियस तुल्य जो ज्वालामुखी है इसका पर्यवेक्षण किया था प्लिनी नामक विद्वान ने। ठीक है,
प्लिनी नामक विद्वान ने इसका पर्यवेक्षण किया था, इसलिए इसको कहते हैं हम प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, प्लिनियन प्रकार का उद्गार के उसके पर्यवेक्षण के आधार पर प्लिनी के नाम पर इसका नाम दे दिया है प्लिनियन तुल्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। लॉसिन शिखर है संयुक्त राज्य अमेरिका, मोना लोआ है हवाई द्वीप, कोटोपैक्सी है वोल्विया, विसुवियस है इटली। देखो लासेन जो शिखर है यूएसए में ही है, मोना लोआ है जो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी है जो कोटोपैक्सी वोल्विया में नहीं है, ये है इक्वेडोर में, इक्वेडोर देश में है आपका कोटोपैक्सी, और विसुवियस आपका इटली में है ही। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोटोपैक्सी वोल्विया देश में नहीं है, कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है? यानी कि ज्वालामुखी शंकु पर पंख यानी कीचड़ यानी जो मलबा होता है उसके प्रवाह से कौन सा इसमें से मिलान है, मिलता है, यानी किसका अर्थ है जो पंख प्रवाह से होता है? ज्वालामुखी है आपका, इस ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, इसमें से जो तरल पदार्थ निकलता है वो लहरनुमा आकृति में यहाँ पे जम जाता है, पंख प्रवाह। यानी कि जो मलबा बाहर निकलता है वो बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है, वो एक तरह से लहर जैसी हो जाती है। तो इसमें से जो लहर है उसका अर्थ है पंख प्रवाह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि ये युग्म दे रखा है, इसमें ज्वालामुखी और उसके स्थान या देश का नाम दिया हुआ है कि कौन सा ज्वालामुखी इस देश में स्थित है या नहीं है। पहला है एटना। देखो एटना ज्वालामुखी है, इटली द्वीप में ही है, इटली देश में ही है। फ्यूजियामा आपके जापान में ही है। पोपा, पोपा देवमन कोसुल्तान, ये सभी एक मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। और पोपा की बात करें तो म्यांमार या बर्मा में ही है। और क्राकाटोआ, क्लाकाटोआ नहीं है, क्राकाटोआ है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी की यदि बात करें तो ये मलेशिया में नहीं है, ये है आपकी जावा सुमात्रा जो द्वीप हैं, जावा सुमात्रा, इनके पास है सोंडा स्ट्रेट, सोंडा जल संधि है उसके पास है आपका क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जावा सुमात्रा द्वीप के पास। तो क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं है, कहाँ पे है? जावा सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया, सॉरी सोंडा स्ट्रेट। और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, क्राकाटोआ। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा बर्मा या म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर या ये लेटर नहीं क्रेटर है, ठीक है। क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, स्थलाकृतियों के ज्वालामुखियों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में लास्ट क्लास में भी बात कर चुका हूं, और यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं जो ज्वालामुखियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनको। ज्वालामुखी द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक तो धरातल के ऊपर और एक धरातल के नीचे। तो धरातल के ऊपर तो धरातल के ऊपर पहले नीचे देखते हैं, धरातल के नीचे स्थलाकृतियां और धरातल के ऊपर।
ऊपर। दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। धरातल के नीचे की यदि बात करें तो बैथोलिथ, लेपोलिथ। देखो बैथोलिथ जो स्थलाकृति होती है, धरातल के नीचे गहराई में, यानी कि गहराई में एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है लावा के जमाव से। धरातल की गहराई में लावा के जमाव से एक गुंबदाकार आकृति का जो निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन बैथोलिथ। ठीक है, ये धरातल की गहराई में हो गया। लेकिन धरातल के नज़दीक, मतलब एक तो धरातल की गहराई में, एक धरातल के थोड़ा नज़दीक जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लेपोलिथ। दोनों में अंतर समझो। बैथोलिथ धरातल की गहराई में गुंबदाकार आकृति होती है, उसे कहते हैं बैथोलिथ। और धरातल के नज़दीक जो गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम लेपोलिथ। ठीक है। तीसरा है फैकोलिथ। लावा का लहरनुमा आकृति में जमाव। जब लावा धरातल के नीचे लहरनुमा आकृति में जमाव हो जाता है जिसमें अपनति और अवनति का निर्माण होता है, लहरनुमा आकार, उसे कहते हैं अपन फैकोलिथ, जिसमें अपनति या अवनति का निर्माण होता है। तीसरा लेकोलिथ, ये लेकोलिथ है। ठीक है, लेकोलिथ। अब है अगला लेपोलिथ। लेपोलिथ की यदि बात करें तो जब लावा का जमाव एक तस्तरी नुमा आकृतियों में हो जाता है, जब लावा तस्तरी नुमा आकृतियों में जमाव हो जाता है धरातल के अंदर, तो उसे कहते हैं लेपोलिथ। फिर आपका सिल। दो परतों के बीच में जब लावा का क्षैतिज जमाव, दो परतों के रूप में लावा का जब क्षैतिज जमाव हो जाता है उसे कहते हैं सिल। और यदि दो परतों के बीच में लावा का ऊर्ध्वाधर जमाव जो हो जाता है उसे कहते हैं हम डाइक। ये आकृतियां हैं धरातल के नीचे जो बनती हैं, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल और डाइक। अब बात करते हैं धरातल के ऊपर। धरातल के ऊपर देखो पहले बनता है क्रेटर, उसके बाद होता है काल्डेरा। देखो ज्वालामुखी जो मुख होता है, यानी कि जिस नलिका के माध्यम से लावा या मैग्मा बाहर आ रहा है धरातल से, उसे अपन कहते हैं क्रेटर, यानी ज्वालामुखी मुख, उसे कहते हैं अपन क्रेटर। और यदि यही ज्वालामुखी मुख धीरे धीरे उद्गार के बाद बड़ा हो जाता है, छोटा है क्रेटर, और यदि यही क्रेटर उद्गार के बाद धीरे धीरे बड़ा हो गया उसे कहेंगे अपन काल्डेरा। ठीक है। फिर है आपका क्रेटर हो गया, काल्डर हो गया। तीसरा है शंकु। तीसरा है शंकु। देखो जब इससे ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं वो उसके आसपास धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, तो एक शंकु आकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे कहते हैं शंकु। इसके भी कई प्रकार हैं जो कि आगे हम डिटेल से जब ये टॉपिक देखेंगे उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। चौथा गीसर है, जिससे गर्म पानी का फव्वारा बोल सकते हो, झरना बोल सकते हो, ऐसे निकलता है पृथ्वी के अंदर से, तो उसे कहते हैं गीसर। और धुआरे, धुआरे जो है एक तरह से धुआं की तरह हमेशा निकलता रहता है। अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क या वुड बफेलो नेशनल पार्क में ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, इसलिए उसे हजारों द्वारों की भूमि भी कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी बात कर रहा है क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। क्रेटर तथा कॉल्डेरा दोनों स्थलाकृतियों का निर्माण किससे हो रहा है, ज्वालामुखी से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट
अगला है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताए मैंने उद्गार के आधार पर। सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या इसको, और तीसरा है प्रसुप्त, इसी को कहते हैं अपन सुषुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी वो हैं जिनसे हमेशा उद्गार होता रहता है। शांत या मृत ज्वालामुखी वो हैं जिनसे कभी उद्गार हुआ था और लंबे समय बाद उद्गार होता रहता है या उद्गार की संभावना रहती है। सॉरी, शांत या मृत की बात कर रहे हैं अपन। इनसे कभी उद्गार नहीं हो, एक बार उद्गार हुआ है, लंबे समय से कभी उद्गार नहीं हुआ है उसमें और ना ही आगे होने की संभावना है, तो वो है शांत या मृत। प्रसुप्त वो है पहले उद्गार हुआ था और लंबे समय के बाद उद्गार होता रहता है, यानी कि और आगे होने की संभावना भी है, तो वो है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन पूछा है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी, यानी कि उद्गार लंबे समय के बाद होगा तो उसे कहेंगे अपन सुषुप्त ज्वालामुखी। मृत में तो कभी नहीं होगा, सक्रिय में हमेशा होगा। सुषुप्त एक ऐसा है जिसमें लंबे समय के बाद उद्गार होता है और निष्क्रिय को हम मृत ही कह सकते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ पे घटित होगी हमको देखना है। रचनात्मक प्लेट के किनारे पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, विनाशात्मक प्लेट के सहारे। देखो मैंने प्लेटों के 3 प्रकार आपको बताए थे। अपसारी प्लेट सीमांत, अपसारी को अपन कहते हैं रचनात्मक। प्लेट किनारे। दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमांत। दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमांत। ठीक है, अभिसारी को ही अपन विनाशात्मक भी कहते हैं। और तीसरा है रक्षित प्लेट सीमांत। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हों, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हों, वो तो कहलाएगा अपसारी या रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, और यदि दो प्लेटें आमने सामने गति कर रही हों, यदि दो प्लेटें आमने सामने गति कर रही हों, वो कहलाएगा होगा अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट किनारा। और यदि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, जब बल्कि आसपास होके निकल जाती हैं, उसी को रक्षात्मक प्लेट रक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। तो अधिकांश ज्वालामुखी जो घटना है वो होती हैं अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट किनारे की तरफ। ज्यादातर घटनाएं लगभग 63 से
64 जो ज्वालामुखी हैं वो अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट किनारों के पर होती हैं। तो ऑप्शन है आपके क्वेश्चन है विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक या भ्रंश मेखला, मोड़दार या विनाशात्मक प्लेट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनाशात्मक प्लेट किनारा। 3 प्रकार के प्लेट किनारे हैं, आपको बताया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? पहला तो माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ? इटली में, भूमध्य सागर। और माउंट एटना द्वीप इटली के या भूमध्य सागर का एक द्वीप है लिपारी। लिपारी द्वीप पर आपका कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट एटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यानी कि अपने 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से आपको कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कभी? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ना ही पहले कोई ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे हुआ है, आपका है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। देखो मैंने ज्वालामुखी की द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां आपको बताई, तो उनमें जो बाहर जिनका निर्माण होता है, ठीक है, बाहर 2 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं ज्वालामुखी की। एक तो पृथ्वी के अंदर उनका निर्माण होता है और एक पृथ्वी के बाहर होता है, धरातल में और पृथ्वी के बाहर। तो पृथ्वी के बाहर जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें है, देखो पहले क्रेटर। जैसे ये आपका क्रेटर है, ठीक है, इससे लावा बाहर आ रहा है। तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है जिसके द्वारा लावा धरातल पर आता है उसे तो कहते हैं अपन क्रेटर। दूसरा है कार्लेरा। जब धीरे धीरे उद्गार होते जाएंगे ज्वालामुखी में और ये धीरे धीरे इसका जो मुख है यानी क्रेटर जो है ये बड़ा होता जाएगा। जब ये क्रेटर बड़ा हो जाएगा तब वो कहलाएगा कॉल्डेरा। और जब ये क्रेटर बड़ा होके और इस ज्वालामुखी में उद्गार नहीं हो रहा है और उसके बाद यदि इसमें पानी भर जाता है, ठीक है, उसमें पानी भर जाता है तो इसे कहते हैं हम झील, और उस झील को कहते हैं क्रेटर झील। तो हमारी इनमें से कौन सी क्रेटर झील है वो देखते हैं। लोनार जो झील है आपकी महाराष्ट्र में, ये क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। भारत की महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1, विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी एवं उनकी स्थिति का अवलोकन करके दिए गए कूटों की सहायता से सुमेलित करें। यानी कि हमको देखना है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। माउंट क्राकाटोआ ज्वालामुखी के बारे में मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये जावा और सुमात्रा जो द्वीप हैं उनके पास सोंडा स्टेट यानी सोंडा जल संधि जो है वहाँ पे ये स्थित है। क्राकाटोआ सोंडा स्टेट ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में 3, तो 3 एक ही में है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप यहीं भी सही कर सकते हैं, ऑप्शन बी। आगे और देख लेते हैं। माउंट ताल की यदि बात करें ये है आपके फिलीपींस में। एकांकागुआ की यदि बात करें ये है आपके अर्जेंटीना में। और लोलाइलाको ज्वालामुखी है ये आपका है चिली में, ठीक है। 4 ज्वालामुखियों की यहाँ पे आपको लोकेशन पता चली। माउंट क्राकाटोआ सोंडा स्टेट के पास है। ज्वालामुखी की माउंट ताल की यदि बात करें ये फिलीपींस के पास है। एकांकागुआ की यदि बात करें ये आपका अर्जेंटीना के पास है। और लोलाइलाको की बात करें ये चिली में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया है। परिप्रशांत जो पेटी है, ज्वालामुखी वितरण के बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले पेटी आती है परिप्रशांत पेटी, जो कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली हुई है।
इस पेटी में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण लगभग देखो लगभग वर्तमान में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से लगभग 63 से 66% ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। और इस पेटी में सक्रिय ज्वालामुखी हैं तो यहाँ पे हमेशा उद्गार होता रहता है, तो इसे कहते हैं अपन रिंग ऑफ फायर। तो ये कहाँ पे है आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। वर्तमान में लगभग 500 ज्वालामुखी सक्रिय हैं, उनमें से 63 से 66% जो ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं आपकी परिप्रशांत पेटी में, और सक्रिय हैं इसलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन बी। क्रेटर संबंधित है, क्रेटर के बारे में मैंने बात कर ली है, यानी कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है, यानी कि धरातल से लावा जिस छिद्र के सारे बाहर आता है, धरातल से लावा या मैग्मा जिस छिद्र के सारे धरातल पर आता है उसे अपन कहते हैं क्रेटर। और जब यही क्रेटर धीरे धीरे उद्गार के होते हुए बड़ा हो जाता है तो उसे कहेंगे अपन कॉल्डेरा। तो इसमें बात कर रहे हैं क्रेटर संबंधित है, तो क्रेटर आपका संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें ज्वालामुखी के प्रकार दिए हुए हैं। ज्वालामुखी के प्रकार हमने दो प्रकार से पढ़े, एक तो उद्गार के आधार पर और एक उद्गार की तीव्रता के आधार पर। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। और यदि उद्गार की तीव्रता के आधार पर हम बात करेंगे तो हमने 5 प्रकार पढ़े हैं। तो एक बार देख लेते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन, दूसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य, तीसरा है वोल्केनियन तुल्य, चौथा है वेसुवियस तुल्य, और पांचवा है पीलियन तुल्य। कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये 5 प्रकार हैं, अब इसे देख लो कौन सा नहीं। हवाई तुल्य है, चिलियन तुल्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। हवाईयन तुल्य है, वेसिवियस तुल्य है और स्ट्राम्बोली तुल्य है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन बी चिलियन तुल्य आपका राइट आंसर। इसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये आपकी ज्वालामुखी वितरण की यदि बात करें वो है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, अंध महासागरीय पेटी है, हिंद महासागरीय पेटी है और परिप्रशांत पेटी है। तो देखो अंध महासागरीय पेटी, इनमें से बात करें सर्वाधिक भूकंप ज्वालामुखी आते हैं परिप्रशांत पेटी में, और परिप्रशांत पेटी में 66% ज्वालामुखी आते हैं आपके परिप्रशांत पेटी में। उसके बाद यदि बात करें तो मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है, मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है इसमें आते हैं लगभग 20 से 25%, 20 से 25%। उसके बाद आते हैं आपके हिंद महासागर में और ये अंध महासागर में। ये आपका ज्वालामुखियों का वितरण है। सर्वाधिक की यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक ज्वालामुखी की पेटी है वो है परिप्रशांत पेटी, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत आते हैं। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत जो पेटी है, परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है
ज्वालामुखी के वितरण की, उसमें उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों के कारण ही इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रशांत महासागर के चार, और ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। जैसा कि मैंने आपको ज्वालामुखियों के तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण बताया था, उस वर्गीकरण में सबसे पहले जो ज्वालामुखी है हवाई तुल्य, इसकी तीव्रता सबसे कम है, हवाई तुल्य की तीव्रता सबसे कम है। इसके बाद है स्ट्राम्बोली तुल्य, इसकी तीव्रता हवाई तुल्य से ज़्यादा है। ठीक है, अगला है वोल्केनो तुल्य, इसकी तीव्रता इससे ज़्यादा है। अगला है वेसुवियस तुल्य, और लास्ट है पांचवा पिलियन तुल्य। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है विनाशकारी। देखो जो हवाई तुल्य है ये सबसे कम विनाशकारी है, सबसे कम, और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे ये सबसे अधिक। इनमें जो उद्गार होता है ये लावा की प्रकृति पे आधारित होता है। जैसे लावा में सिलिका की मात्रा कम है, यानी कि कम गाढ़ा है, पतला लावा है, तो उसमें उद्गार इतनी तेज नहीं होगा, यानी उद्गार सबसे कम तीव्रता से होगा। और जैसे जैसे लावा की सांद्रता बढ़ती जाएगी और उसमें सिलिका की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वह चिपचिपा और गाढ़ा होता जाएगा, और जिसमें सर्वाधिक चिपचिपा या गाढ़ा लावा उद्गारित होगा वो होगा सबसे तेज उद्गार वाला ज्वालामुखी, और वो है आपका पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो ये है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई एक ज्वालामुखी है जो सुमेलित नहीं है। जोरेलो, जोरेलो ज्वालामुखी है, ये मेक्सिको में ही है। माउंट उनजेन जापान में है। अवाचा जो है ये रूस में है। और माउंट इचालको ये न्यूजीलैंड। हमको इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माउंट इजालको जो ज्वालामुखी है ये आपका फिलीपींस में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है ज्वालामुखी के बारे में। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। मैंने प्लेट सीमाओं के बारे में आपको बताया है। 3 प्रकार की प्लेट सीमांत हैं, अभिसारी, अपसारी और रक्षित। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो आते हैं वो आते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत के सहारे, जिसे हम विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। तो ये सही है आपका। अगला है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने लास्ट में कि सर्वाधिक विस्फोटक जो होते हैं वो होते हैं पीलियन तुल्य, और सबसे कम विस्फोटक जो होते हैं वो होते हैं आपके हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो ये भी आपका सही है। अगला है भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रामोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसकी अगर बात करें ज्वालामुखी की, स्ट्रामोली प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, सॉरी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रामोली प्रसुप्त नहीं, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भूमध्य सागर में स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इसे उद्गार हमेशा होता रहता है।
आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला भी देख लेते हैं। जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है और लावा प्लग यानी कि जिस नलिका से लावा बाहर आता है, एक नली होती है या नलका होती है जिससे लावा क्रेटर के द्वारा बाहर निकाला जाता है धरातल से, उसमें यदि लावा जम जाता है तो उसे लावा प्लग कहते हैं या डॉट कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रम्बली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? इसके बारे में अपने डिस्कस किया है। प्रकाश स्तंभ के बारे में आपका स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी जाना जाता है, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है और इसमें हमेशा उद्गार यानी हर समय उद्गार होता रहता है। एक सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्रम्बोली, और इसमें उद्गार हमेशा होता रहता है, इसीलिए इसमें से प्रकाश हमेशा निकलता रहता है प्रकाश, तो इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। इसका स्ट्रम्बोली आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति नहीं है? मैंने ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां आपको दो प्रकार से बताई हैं, धरातल के अंदर यानी आंतरिक स्थलाकृतियां और धरातल के बाहर यानी बाह्य स्थलाकृतियां। धरातल के अंदर की स्थलाकृतियों की यदि बात करें तो बैथोलिथ यानी धरातल की गहराई में एक गुंबदाकार आकृति के रूप में जब लावा जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। लेकोलिथ की यदि बात करें तो लेकोलिथ होता है धरातल के समीप, यानी जो धरातल है अपने उसके समीप जो गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है उसे कहते हैं लेकोलिथ। और लेपोलिथ की यदि बात करें जब लावा तस्तरी नुमा आकृति में जमा हो जाता है, एक तस्तरी नुमा आकृति में जमा हो जाता है उसे कहते हैं अपन लेपोलिथ। और फेकोलिथ की यदि बात करें तो लावा लहरदार आकृति में जमा हो जाता है, लहरनुमा आकृति में जमा हो जाता है जिसमें अपनति या अवनति का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं अपन फेकोलिथ। सिल होता है जब दो परतों के बीच में लावा क्षैतिज रूप में जमा हो जाता है, क्षैतिज रूप में लावा जमा हो जाता है उसे कहते हैं अपन सिल। और यदि यही लावा जब दो परतों के बीच में ऊर्ध्वाधर रूप में जमा होता है उसे कहते हैं अपन डाइक। तो ये हो गई इसकी बाह्य स्थलाकृतियाँ, और हमसे पूछा है इनमें से बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में ही पूछा है। तो देखो डाइक की अपन ने बात की, डाइक यानी कि ऊर्ध्वाधर जमाव अंदर। लेकोलिथ की यदि बात की, लेकोलिथ होता है धरातल के समीप गुंबदाकार आकृति में जमाव, लेकोलिथ। बैथोलिथ की बात करी धरातल की गहराई में यदि गुंबदाकार आकृति का जमाव होता है उसे अपन कहते हैं बैथोलिथ। और क्रेटर या कॉल्डेरा की यदि बात करें तो धरातल के बाहर निर्माण होता है इसका, क्रेटर या कॉल्डेरा का। क्रेटर एक छिद्र होता है जिसके द्वारा लावा धरातल से बाहर निकाला जाता है, और यदि यही क्रेटर धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो उसे अपन कह देते हैं कॉल्डेरा। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है अभिकथन ए, हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के होते हैं। पर शांत प्रकार के ही होते हैं, उद्गार की तीव्रता के आधार पर भी हमने पढ़ा है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सबसे कम तीव्रता वाले होते हैं, और इनमें लावा जो निकलता है उसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए वह जो लावा होता है वो पतला होता है, और पतला होने के कारण वो ज्वालामुखी विस्फोट के समय आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, तो ये इनकी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कम सांद्र या श्यान लावा का उद्गार शांत होता है। कम सांद्र, ये वही बात कर रहा है जब लावा में सिलिका की मात्रा यदि कम होगी तो कम सांद्र होगा या पतला होगा। जब लावा कम सांद्र या पतला होता है तो जब लावा ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें इतनी तीव्रता से आवाज़ नहीं आती है। तो ये भी बात इनकी सही है। तो कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। अब देखते हैं, कथन तो दोनों सही हैं लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं, ऑप्शन ए सही है इसका। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। देखो, हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो अपेक्षाकृत शांत प्रकार का होता है, और जो शांत प्रकार का उनका उद्गार होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि लावा में
कम सांद्रता होती है, यानी कि लावा पतला होता है और उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन अभिकथन है इसका, हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का देश है। देखो हवाई द्वीप जो है यहाँ पे अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी स्थित है, सॉरी अंतरा प्लेट नहीं, परिप्रशांत प्लेट जो है, परिप्रशांत जो रिंग ऑफ फायर आपका है उसमें ये हवाई द्वीप है। और यहाँ पे ये ज्वालामुखियों का प्रदेश है, यहाँ पे कई ज्वालामुखी हैं, यानी ज़्यादातर ज्वालामुखी इसमें पाए जाते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और हवाई द्वीप एक ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। मैंने आपको तीनों प्लेटों के बारे में बताया है, तीनों प्लेट किनारों के बारे में। तीन प्रकार के प्लेट किनारे होते हैं। अपसारी प्लेट किनारा, जिसमें दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। और जो अभिसारित प्लेट किनारा है उसमें दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं, एक दूसरे के आमने सामने गति करती है। और तीसरा है रक्षित किनारा, जो रगड़ खाते हुए एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, तो वो होता है आपका रक्षित किनारा। तो अभिसारी सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल है, जहाँ पर अभिसारी सीमाएं होती हैं। तो यहाँ पर अभिसरण होगा प्लेटों का, दो प्रकार की प्लेट होंगी, एक भारी प्लेट होगी, एक हल्की प्लेट होगी। तो भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट को ऊपर उठाएगी और यहाँ पे ज्वालामुखियों का निर्माण होगा या ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो दोनों कथन इसके सही हैं। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है और अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, दोनों सही हैं। लेकिन ये दोनों पहला सही है, दूसरा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि हवाई द्वीप ज्वालामुखियों का प्रदेश है और यह अवसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला है ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका या प्लेट के किनारों के बीच घनिष्ठ संबंध है। ज्वालामुखी गतियों और प्लेट, और यानी कि प्लेटों के जो किनारे हैं, अपसरण अभिसरण और रक्षित, यहाँ पे ही ज्वालामुखी आते हैं, यह इनकी सही बात है। यानी कि प्लेटों के किनारे ही, प्लेटों के किनारे और ज्वालामुखियों के बीच घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटों के किनारों पर ही आते हैं ज्वालामुखी। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं, ये भी सही है। सॉरी, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। तीन प्रकार के किनारे हैं, अपसारी, अपसारी और रक्षित, और ये बात कर रहा है अभिसारी पट्टिका उपांत की, तो ये भी बात सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटी ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? मैंने आपको दो ज्वालामुखियों के बारे में बताया है, बेरन और नारकोंडम। बेरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी भारत में स्थित हैं। बेरन और नारकोंडम, ठीक है, ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बृहत निकोबार पर हैं। बृहद निकोबार द्वीप पर हैं, दोनों भारत में हैं, ठीक है। और बैरन जो द्वीप है ये एक सक्रिय, सॉरी बैरन जो ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो भारत के दो ज्वालामुखियों को आप या ध्यान रखोगे, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। दोनों ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं और बृहद निकोबार द्वीप पर ये दोनों स्थित हैं। तो ज्वालामुखी नारकोंडम की बात कर रहा है और देश की पूछ रहा है, तो किस देश में है? आपके भारत देश में।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिल क्या है? सिल क्या है? ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में मैंने आपसे बात की। जो स्थलाकृतियों का निर्माण धरातल के नीचे होता है वो कहलाती हैं आंतरिक स्थलाकृतियां, और जिन स्थलाकृतियों का निर्माण धरातल के ऊपर होता है वो कहलाती हैं बाह्य स्थलाकृतियां। तो आंतरिक स्थलाकृतियों मैंने आपको सिल और डाइक के बारे में बताया। सिल जो होता है धरातल में, मतलब धरातल के नीचे यानी आंतरिक भाग में दो परतों के बीच में यदि लावा का क्षैतिज जमाव होता है, दो परतों के बीच में, जैसे ये परत है दो, और इनके बीच में यदि लावा का क्षैतिज जमाव है, लावा का क्षैतिज जमाव है, ये है आपका सिल। ठीक है, और यही चीज यदि ऊर्ध्वाधर रूप में जमा हो जाए, यही स्थलाकृति ऊर्ध्वाधर रूप में जमा हो जाए, ये तो है आपका सिल जो कि क्षैतिज जमाव है लावा का, और ये आपका डाइक जो कि ऊर्ध्वाधर जमाव है लावा का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखो पहला है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर। तो लंबवत चादर की यदि बात करें ऊर्ध्वाधर की तो वो है डाइक। कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर यानी और क्षैतिज, तो वो हो जाएगा आपका सिल। तो सिल के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। मुड़ी हुई चादर की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था फैकोलिथ होता है जो लहरदार रूप में लावा का जमाव होता है जिसमें अपनति और अभिनति का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। नेक्स्ट, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं। ज्वालामुखी मुख के बारे में हमने बात की कि ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जिसमें से लावा बाहर निकलता है। उस धरातल पर स्थित उस छिद्र को अपन क्रेटर कहते हैं। ठीक है, धरातल से लावा एक छिद्र के सहारे ऊपर बाहर निकलता है, उसे अपन क्रेटर कहते हैं। और जब ये क्रेटर इस क्रेटर का उद्गार होते होते बहुत विस्तार हो जाता है, बड़ा ये हो जाता है, तो उसे कहते हैं कॉल्डेरा। क्रेटर का विस्तार कहलाता है कॉल्डेरा। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है उसे कहते हैं क्रेटर, सॉरी कॉल्डेरा। और क्रेटर का जब ज्वालामुखी मुख को कहेंगे क्रेटर, और क्रेटर का जब अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसे कहेंगे अपन कॉल्डेरा। और जब इस कॉल्डेरा में पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं अपन क्रेटर झील। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैलों को कहते हैं। यानी कि अपनति अवनति में जिस सेल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? देखो लेकोलिथ के बारे में मैंने आपको बताया है कि धरातल के नज़दीक चारों जो आकृति हैं ये धरातल के आंतरिक भाग में इनका निर्माण होता है। और लेकोलिथ की यदि बात करें धरातल के नज़दीक एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है, ऐसे ये धरातल के नज़दीक होता है। एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन लेकोलिथ। लेपोलिथ की यदि बात करें तस्त्री नुमा आकृति में, तस्त्री नुमा आकृति में जब लावा का जमाव हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन लेपोलिथ, तस्त्री नुमा। और यदि बैथुलिथ की बात करें तो धरातल की गहराई में, अत्यधिक गहराई में, देखो ये तो था धरातल के नज़दीक, और धरातल की अत्यधिक गहराई में यदि गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है धरातल की गहराई में, अधिक गहराई में,
निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन बैतोलिथ। फैकोलिथ की यदि बात करें, जब लावा जमाव इस प्रकार लहरनुमा आकृति में होता है, देखो इसे कहते हैं अपनति और इसे कहते हैं अवनति। जब लावा का जमाव लहरनुमा आकृति में होता है जिसमें अपनति और अवनतियों का निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन फैकोलिथ। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। एटना, ये इंडोनेशिया 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। पहला है एटना। एटना का आपको पता है इटली में स्थित है एटना, और इटली का सिसिली द्वीप। क्राकाटोआ पहले ऑप्शन से, हाँ ऑप्शन 2 में आ रहा है 4, एटना, इटली और क्राकाटोआ की यदि बात करें, क्राकाटोआ है आपका हवाई द्वीप। पीली की यदि बात करें, सॉरी ये है आपका इंडोनेशिया में है, एटना और एटना, सिसिली, क्राकाटोआ है आपका, और पीली है आपका मोना लोआ हवाई द्वीप, और सॉरी मोना लोआ एटना, सिसिली, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, पीली हवाई द्वीप और मोना लोआ है आपका मार्टिनिक द्वीप। तो ये देख लेते हैं, पहले में 4, दूसरे में 1, तो ऑप्शन ए आपका सही। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, और जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो मोना लोआ है आपका इटली। तो ये हो गया आपका राइट आंसर इसका इटली। तो ये थी आपकी चट्टान टॉपिक की सेकंड क्लास, और चट्टान टॉपिक ज़्यादातर मैंने इसमें आंसर क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करवा दिया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन भूकंप से। भूकंप आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो भी शायद 1-2 क्लास में ही होगा। तो यदि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हों या उपयोगी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर भी साथियों के साथ ज़रूर करें। थैंक यू।